सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार सभी को, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री इतिहास विषय के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और यह दिल्ली सल्तनत जो रहा उसका कालखंड था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच। और इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी जीके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी कहना चाहिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम जानेंगे। और ये वीडियो जो है कक्षाओं के साथ ही साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एजुकेशनल वीडियो के लिए, पोस्ट के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए आप हमारे सोशल साइट में जाकर विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो जो है सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर बनाया गया है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अंत तक आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते रहिए। आज के दिल्ली सल्तनत की स्थापना के टॉपिक के अंतर्गत हम जो टॉपिक के मुख्य बिंदु हैं सबसे पहले उसे जान लेते हैं। क्या क्या आज के टॉपिक में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश, इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान उस कालखंड में हुए उनके बारे में। तराइन का युद्ध कब हुआ, किनके किनके बीच हुआ, कौन जीता, इसके बारे में। तुर्कों की सफलता का कारण, उस समय तुर्क आक्रमणकारी जो हुए वे सफल रहे, हिंदू राजाओं को उन्होंने हराया, तो यही सफलता के उनके क्या कारण रहे, इसके बारे में जानेंगे। और जो गुलाम से सुल्तान किस तरीके से बने उसके बारे में, और गुलाम वंश के बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। और बाकी के वंशों के बारे में अगले टॉपिक में जानेंगे। तो गुलाम वंश के जो मुख्य सुल्तान, प्रमुख सुल्तान हुए उनके बारे में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलवन, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले पोस्ट में क्या जाना था हमने जाना था कि 650 ईस्वी से क्या हुआ था, 1200 ईस्वी के बीच जो भारत था, हिंदुस्तान था, वह क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो जो छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, बाद में क्या हुए, 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया था उसमें क्या हुआ, दिल्ली के आसपास जो तुर्क थे उनका क्या था, तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य क्या हो गया था, बनने लगा था या बन गया था। तो इन राज्यों के शासकों ने लगभग क्या किया था, पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। कैसे स्थापित किया, इसे ही आगे जानेंगे हम। तो इन्होंने जो तुर्कों ने आगे शासन स्थापित किया, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अरबी भाषा में शासकों को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, सुल्तान कहा जाता था। अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता था। इसी कारण उनके राज्य को क्या कहा गया, सल्तनत। क्या कहा गया, सल्तनत कहा गया। और इसमें 5 वंश हुए। वे 5 वंश कौन कौन से हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये मुख्य रूप से सुल्तान जो हुए वे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए। तो आज हम इस गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बारे में जानेंगे। तो उन दिनों क्या हुआ, भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए जो तुर्क सुल्तान थे, अपना क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर रखा था उत्तर भारत में। और गौर एक नाम है, गौर एक राज्य था जिसका शासक कौन था, मोहम्मद गौरी था। और मोहम्मद गौरी जो था, भारत पर पहला आक्रमण जो उसने किया वह था 1175 ईस्वी में। कहाँ किया था, मुल्तान पर किया आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और उसे जीता। दूसरा आक्रमण जो मोहम्मद गौरी का रहा वह 1178 ईस्वी में पाटन, एक स्थान है गुजरात में, वहां पर हुआ। और वहां पाटन या गुजरात का शासक जो था भीम द्वितीय, वहां का शासक था, उसने गौरी को क्या किया, बुरी तरह से परास्त किया, हरा दिया उसको। अब आगे जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, एक हिंदू शासक, एक महत्वाकांक्षी शासक जो हुआ उसके बारे में। उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के एक राजपूत राजा
पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए वे पंजाब की ओर बढ़े। इसी समय मोहम्मद गौरी भी पंजाब को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आगे चलकर उनके बीच युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध। तो जो तराइन का युद्ध था वह सन कब हुआ? 1191 ईस्वी में। विभिन्न परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का युद्ध। प्रथम युद्ध कहना चाहिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। किनके किनके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नाम की जगह पर हुआ, जो प्रथम युद्ध था। और इसमें मोहम्मद गौरी को क्या किया? पृथ्वीराज ने हरा दिया। मतलब पृथ्वीराज इसमें विजयी हुआ प्रथम तराइन के युद्ध में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गया था और मुश्किल से जान बचाकर वह निकला था। सन 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें गौरी को विजय प्राप्त हुआ। मतलब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह क्या हो गया? तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम से किस तरीके से सुल्तान बने और आगे का जो वंश रहा गुलाम वंश, उसके बारे में जानेंगे। तो तराइन युद्ध के कुछ ही साल बाद क्या हुआ? गौरी की, जो मोहम्मद गौरी थी, उसकी हत्या कर दी गई। और उस समय दिल्ली में उसके गुलाम जो थे, वे गुलाम जो अधिकारी व सेनापति थे, वो क्या कर रहे थे? शासन व्यवस्था को देख रहे थे। दिल्ली में मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रशासन का काम क्या कर रहा था? वह देख रहा था। और गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली को क्या किया? स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। इस तरीके से वह अपने आप को सुल्तान घोषित करने से जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह गुलाम से सुल्तान बनने की कड़ी में प्रथम सुल्तान बना। तो जो गुलाम वंश की इसी तरीके से स्थापना हुई। तो गुलाम वंश जो था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। इसके जो प्रमुख सुल्तान रहे उसके बारे में आगे हम जानते हैं। गुलाम वंश जो था 1206-1290 ईस्वी तक रहा। इसका प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस तरह दिल्ली का गुलाम वंश का पहला सुल्तान बना और राज्याभिषेक इसका कब हुआ? 1206 ईस्वी को किया गया। कुतुब मीनार जो जानते हैं हम सभी दिल्ली में है, इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला जो सुल्तान हुआ वह इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद अगला सुल्तान, उसका गुलाम और दामाद जो था इल्तुतमिश, वह सुल्तान बना। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर। और उसने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था, उसका निर्माण अधूरा था, उसको पूरा करवाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश ने 40 गुलामों, जो गुलाम रहते थे, उनके ऊंचे पदों पर क्या किया? उसे नियुक्त किया, ताकि वे उसके प्रति क्या रहे? वफादार रहे। इक्ता प्रथा चलाई। तो इक्ता प्रथा क्या था? इक्तेदारों का जो काम था वह क्या था? अपने प्रांत जो उनको विभाजित किए गए थे उनको संभालना, उनका प्रशासन संभालना, लगान क्या करना? लगान जो टैक्स होता था उसको इकट्ठा करना, और जो अगर प्रांत में अगर कोई विद्रोह हो रहा है तो उसको दबाना था। तो यह इक्ता प्रथा चलाई इल्तुतमिश ने। अगली सुल्तान रजिया सुल्तान हुई। इल्तुतमिश के बाद उसकी जो बेटी थी और जो राजा हुए वे क्या थे? उतने सुल्तान हुए वे सक्षम नहीं थे। तो उसकी बेटी जो थी रजिया, वह क्या? दिल्ली की गद्दी पर बैठी और यह प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान हुई या शासक हुई,
जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो रजिया ने क्या किया, पर्दा प्रथा को त्याग कर उसने पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल नाम की जगह पर कर दी गई थी। अगला सुल्तान बलवन रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुल्तान हुआ, वह था गयासुद्दीन बलवन। वह भी क्या था, इल्तुतमिश का गुलाम था जो बाद में सुल्तान बना। वह 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। राज दरबार में सिजदा, सर झुकाना और पैबोश, राजा के पैर को चूमना, यह प्रथा जो थी इसकी शुरुआत जो बलवन था उसने की। बलवन ने अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौह की नीति का पालन किया। बलवन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलवन की मृत्यु के बाद कैकूबाद अगला शासक बना और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था समुद्दीन कैमूर्स था, जो उतना सक्षम शासक नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गुलाम वंश के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आगे के इस टॉपिक से जुड़े हुए अगले जो वंश है उनके बारे में जानेंगे। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे सोशल साइट्स पे जाकर और एजुकेशनल वीडियो आप पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।